हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो पार्ट 1 में हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि नेचुरल हैबिटेट क्या होता है और इन्वायरमेंटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये सब के बारे में बताया था। तो जो हमारा टॉपिक रह गया था वो कंपोनेंट्स ऑफ हैबिट में आपको डिस्क्राइब किया था कि लाइट क्या होता है, जो हमारा 5 मेजर फैक्टर था जिसमें को हमने लाइट और टेम्परेचर के बारे में बताया था। और 5 मेजर फैक्टर जो आते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं, यू नो आल्सो दैट। सो जो हमारा 3 टॉपिक रह गया था, वाटर, एयर एंड सॉइल। तो ये आप तो जानते हैं, जो ये फिजिकल फैक्टर होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट भी इनको कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आगे हम आपको फॉरवर्ड करते हैं क्या होता है इसमें वाटर में। सो लेट्स स्टार्ट। वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जो हमारे सभी इंसानों के लिए, सभी जीवों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ए पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज। एक इंसान जो है वो कई सप्ताह तक बिना भोजन के रह सकता है, बट विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट लास्ट फॉर मोर देन ए फ्यू डेज। लेकिन बिना पानी के वो जीवन भर एक दिन भी वो नहीं रह सकता है। एक दिन तो रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कई दिनों तक वो जीवित नहीं रह सकता। द बॉडीज़ ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। तो ये कह रहे हैं कि जो बॉडी होती है, जितने प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं, तो उनका जो शरीर होता है, उनकी जो बॉडी होती है, वो ज़्यादा मात्रा में उसी से बनी होती है। और जो हमारी पृथ्वी पर जो वाटर अवेलेबल है वो 71% है। मतलब 71% पानी हमारी अर्थ पर है, पूरी तरह से कवर्ड है, पूरी तरह से घिरी हुई है। और 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। और जो हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो 70% पानी से बनी हुई है। मतलब 70% वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। और एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स रिक्वायर वाटर टू कैरी ऑन दियर वेरियस लाइफ पर्पसेस। जो एनिमल होते हैं वे जैसे एनिमल होते हैं, वैसे ही ह्यूमंस का जो वर्क होता है वो क्या करते हैं, उनका जो पानी होता है, जो पानी इनका ले जाते हैं पूरे शरीर में, इनका पूरी तरह से वर्क करते हैं। मतलब ये कहने का दैट्स मीन्स जो वाटर होता है वो एनिमल्स और ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि जिसके कारण हमारा जो बॉडी का जितने भी पार्ट्स होते हैं वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं। प्लांट्स नीड वाटर टू टेक इन डिज़ोल्व मिनरल्स थ्रू दियर रूट्स। और जो प्लांट्स में जो पानी जाता है वो रूट्स के ज़रिए, मतलब उनकी जड़ों तक पहुंचता है, जड़ों में जाके वो वहाँ पे खनिज लवण में घुल जाता है, जिस तरह उनको न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट्स को। वाटर आल्सो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। वाटर जो होता है हमारे पर्यावरण में, जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको मेंटेन किए रहता है, मतलब बैलेंस किए रहता है। सीजनल चेंज एज वेल एज वेदर कंडीशन आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर। तो जो ये मौसम चेंज होता है, जो हमारा मौसम चेंज होता है, कभी ठंडी कभी गर्मी कभी बरसात, तो ऐसे जो हमारा मौसम चेंज होता है तो इसमें भी वाटर डिपेंड करता है, मतलब इस पर भी वाटर भी डिपेंड करता है, और इस पर निर्भर रहता है कि कैसे हम मौसम का बदलाव इसके कारण देख सकते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ वाटर आर वेरी स्लो। और जो इसे कह रहे हैं, जो वाटर होता है, वाटर की कूलिंग मतलब उनको ठंडा होने में, उनको गर्म होने में जो इसकी प्रक्रिया होती है, इसकी प्रोसेस होती है, वो बहुत ही स्लो होती है। ड्यू टू दिस रीज़न द मैरिन लाइफ सर्वाइव इन द वाटर। और इसी रीज़न के कारण जो समुद्री जीवन होता है उसमें लोग जीवित रह सकते हैं, मतलब जीवन यापन उसमें कर सकते हैं। जो पनडुब्बी वगैरह होती है तो उसमें क्या करते हैं, इंसान इसी तरह रह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बताया गया जो हीटिंग और कूलिंग जो इसका लेवल होता है बहुत ही स्लो होता है। इन वेरी कोल्ड रीजन्स द टॉप सरफेस ऑफ वाटर इन लेक्स, पॉन्ड्स एंड ओशियन फ्रीजेज। और जो बहुत ही ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो पानी का ऊपरी सतह होती है, जैसे ठंडे क्षेत्र में जैसे पहाड़ी वाले क्षेत्र हो गए, जैसे कि अब वहाँ ऊपरी पानी का ऊपरी परत हो गई, जैसे कोई झील है और पॉन्ड है
और ऐसे ही समुद्री पानी है जो बहुत ही ठंडी जगहों पर है, तो क्या होता है वहाँ का पानी बहुत ही ठंडा होता है, उसका ऊपरी लेवल क्या होता है बहुत ही ठंडा होता है, लेकिन नीचे क्या होता है वो नॉर्मल रहता है। हाउएवर द लोअर लेयर ऑफ द वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म एंड इट्स हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इवन इन वेरी कोल्ड कंडीशन। और जब कभी ये जो निचली उसकी परत होती है, जो पानी की निचली परत होती है, वो लिक्विड भी बन जाती है, मतलब ये कहने का मतलब है ऊपरी जो परत होती है वो तो ठंडी रहती है, लेकिन जब उसकी निचली वाली परत रहती है तो वो लिक्विड फॉर्म में भी रहती है। और इसके कारण जो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं और जो नदियों में रहते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे वहाँ के जो जीव जंतु रहते हैं उनको उसी कंडीशन में उनको रहने की क्षमता प्रदान हो जाती है, मतलब वो अच्छी तरह से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि जो नीचे लेवल का पानी होता है वो भी एक नॉर्मल रहता है, ज़्यादा कोल्ड तो नहीं रहता, लेकिन वो ठंडियों में भी वो जीवित रह सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, जैसे मछलियाँ हैं, कुछ हैं, स्नैक वगैरह भी होते हैं, तो ऐसे ही कह सकते हैं इसमें। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ए पर्टिकुलर एरिया affects the condition and the habits of organism in animals और plants। तो इसमें कह रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया, जो एक हमारा क्षेत्र होता है कहीं भी जगह पे, तो ये इफ़ेक्ट करता है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है इसकी, मतलब मांग होती है कि कैसे वहाँ पे इसका प्रभाव पड़ता है, वाटर का कैसे प्रभाव पड़ता है, और जो वहाँ के जीव रहते हैं उनके आवास पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई जीव रहते हैं, कोई जंतु रहते हैं तो पानी में रहते हैं, तो उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और कुछ एनिमल्स भी रहते हैं और कुछ प्लांट्स भी रहते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, तो उनके एरिया पर, उनके क्षेत्र पर भी ये प्रभाव डालता है और उनके भी ज़रूरत रहती है वाटर की। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, कैमल्स एंड मैनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स अडॉप्ट देमसेल्फ to hot and dry condition and can survive in a desert where there is a very low amount of rainfall throughout the year। तो इसमें कह रहे हैं जैसे कैमल है, ऊँट है, और ऐसे कई सारे जंतु होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं कि अपने अकॉर्डिंग वो जो जगह होती है उसको बना लेते हैं, मतलब ये गर्मी की जगहों पर भी रह सकते हैं और ड्राई कंडीशन में शुष्क जगहों पे रह सकते हैं, मतलब अपनी जगहों को इस तरह बना लेते हैं, वहाँ का अनुकूलन इस तरह हो जाता है कि ये रेगिस्तान में भी रह सकते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जो डिज़र्ट एरिया होता है, रेगिस्तान का जो एरिया होता है, वो वहाँ पे पूरे साल जो रेनफॉल होती है, बरसात होती है, वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो इसी तरह जब वहाँ पे कम मात्रा में होती है तो वहाँ पे ऑब्वियसली यही है कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और इसी के कारण जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ पे जीवित रह सकते हैं और इसी तरह अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अडॉप्शन वही बता रहे हैं कि अनुकूल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ए कैमल कैन सर्वाइव इन ए डिज़र्ट एज इट कैन स्टे फ्रॉम फॉर मैनी डेज विदाउट फूड एंड वाटर। एक जो कैमल होता है वो डिज़र्ट एरिया में कई दिनों तक रह सकता है, रेगिस्तान में कई दिनों तक रह सकता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये बिना भोजन और बिना पानी के भी कई दिनों तक ये जीवित रहता है। सम प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड यूफोरबिया अडॉप्ट देमसेल्फ टू लिव इन ड्राई और डिज़र्ट लाइक कंडीशन। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस है, कटीले पौधे होते हैं जो रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं, तो इनको ये अपनी तरह अनुकूल बना लेते हैं, मतलब वहाँ की जैसी स्थिति रहेगी, जैसे वहाँ की स्थिति, जैसे कंडीशन है, रेगिस्तान ज़्यादा हॉट है, तो उसी तरह से अपना वो एडॉप्शन कर लेते हैं, अपना अनुकूल स्थिति बना लेते हैं रहने का। नेक्स्ट है, सम प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस कैन सर्वाइव ओनली इन वाटर। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर लिली है, जैसे पौधे हैं वाटर लिली, और लोटस है, कमल होता है, तो ये केवल पानी में ही ये जीवित रह सकते हैं। दीज प्लांट्स
हैव ए वैक्सी कोटिंग ऑन दियर लिप्स। इन पौधों पे क्या होता है, एक वैक्सी कोटिंग, एक मोम का एक बहुत ही मोम की परत होती है। इनकी पत्तियों पर मोम की परत होती है। इसी का कारण क्या होता है, जब देखिए उस पर जब पानी डाला जाता है, वाटर की कुछ बूंदें चली जाती हैं तो वो क्या होती है, तुरंत स्लिप कर जाती हैं। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसकी जो पत्तियों पर क्या होता है, वैक्सी होती है, मतलब मोम का एक लेयर बना रहता है। दिस वैक्सी कोटिंग प्रिवेंट्स द डीके ऑफ लीव्स। और ये वैक्सी कोटिंग क्यों होती है, क्योंकि जो इनकी पत्तियाँ होती हैं सड़ने से बच जाती हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, पत्तियाँ सड़े ना। some animals such as whales and some fishes live in sea because sea water is salty। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे व्हेल है और कुछ मछलियां हैं, तो वो समुद्री जगहों पे रहती हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ का जो पानी होता है वो ज़्यादा खारा होता है, साल्टी होता है, नमकीन होता है। एयर एंड विंड। अब नेक्स्ट फैक्टर है जो 5 मेजर आपको बताया गया था, लाइट, टेम्परेचर और वाटर। ये थी 3 फैक्टर आपको बता दिए जो कि अबायोटिक में आते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो 4th आपका है एयर और विंड, हवा या वायु। तो इसमें क्या बताएंगे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड नीड ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। बहुत सारे जीव होते हैं जिनको सांस लेने की उनकी होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस टू इनहेल द ऑक्सीजन। और रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है, इनहेल मीन्स लिया जाता है, और एक्सहेलेशन क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और इनहेलेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को वो टेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इनहेलेशन कहते हैं, उसको टेक करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड ब्रेक डाउन द फूड सब्सटेंस टू रिलीज़ एनर्जी। तो ये ऑक्सीजन जैसे ही हमारे अंदर आता है तो क्या होता है, जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, फूड सब्सटेंस होते हैं, तो इसको एनर्जी में ये तोड़ देता है, रिलीज़ कर देता है। दिस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर एक्टिविटी। तो ये एनर्जी हमारे लिए रिक्वायर्ड हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। जो हमारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी का जो वर्क है उसके लिए ये क्षमता प्रदान कर देती है, जिससे एनर्जी हमें मिलती है, तो क्या होती है, क्षमता हमें मिल जाती है वर्क करने के लिए। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपोर, डस्ट पार्टिकल एट्सेट्रा। तो जो एयर होती है, हवा होती है, वो कई सारे गैसों का मिश्रण होती है, मतलब अलग अलग गैसों का मिश्रण होती है। इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन, वाटर वेपोर जो जलवाष्प होती है, डस्ट पार्टिकल धूल के कण भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसमें मिक्सचर होते हैं। द साइक्लिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी टू कीप बैलेंस इन नेचर। इसी का कारण जो हमारा ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेज हैं, तो ये हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको पूरी तरह से बैलेंस किए रहती हैं। मतलब मीन्स ये है कि एनिमल्स जो होते हैं और हम लोग होते हैं, तो उनके लिए क्या नीड होते हैं, ऑक्सीजन होता है। और ऐसे जो पौधे होते हैं तो उनको क्या नीड होती है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। इसी तरह हमारी जो प्रकृति है इसी तरह बैलेंस की हुई है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। और जो हवा चलती रहती है उसको जो धीरे धीरे पवन चलती है तो उसको हवा कहते हैं। एयर इज़ यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज। एयर बहुत तरह से उसका यूज़ होता है। इट्स मेजर यूजेस आर डिस्कस्ड बिलो, जिसका हम यूज़ नीचे दिए गए कुछ फैक्ट हैं तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ प्रोटेक्ट्स अस इन सेवरल वेज। जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है हमारे वातावरण की, तो लेयर होती है, परत होती है, तो ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, ये हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है। कई तरीक़ों से हमें ये प्रोटेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसी में यही है कि जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है तो ये हमारे लिए प्रोटेक्ट कर रही है, हमें प्रोटेक्ट करती है। द एटमॉस्फेयर आल्सो कंटेन ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन विच प्रिवेंट्स
अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। तो इसमें कह रहे हैं जो एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें रहती हैं, तो इसमें इसकी जो लेयर है, जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, तो उसमें गैसेस रहती हैं जिसको क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। ओजोन लेयर होती है और ये क्या करती हैं, ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको क्या करती हैं कि इससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें सुरक्षित प्रदान करती हैं। तो ये इसमें कहने का जो पृथ्वी पर आती हैं सूरज की किरणें, हानिकारक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज इन्हीं को कहते हैं, हानिकारक किरणें होती हैं जो हमें ओजोन लेयर से या हमें क्या करती हैं, ओजोन लेयर हमें सुरक्षा प्रदान करती है, रोकती है, मतलब ये है। अल्ट्रावायलेट रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन कॉज डिजीज़। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हानिकारक किरणें होती हैं सूर्य की जो आती हैं, वो सभी जितने जीव होते हैं, जितने जंतु होते हैं, उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, जिसके कारण बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। यूजेस ऑफ सम गैसेज, अब कुछ गैसों का यूज़ भी होता है, तो इसमें बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर रिस्पायरेशन एंड कम्बशन। ऑक्सीजन रिस्पायरेशन मतलब श्वसन के लिए भी बहुत आवश्यक है और ईंधन के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कैसे होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान वो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन। नाइट्रोजन का भी इम्पॉर्टेंट होता है, नाइट्रोजन भी जो गैस होती है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें ये प्रोटीन का काम करती है, उनके शरीर के लिए प्रोटीन का काम करती है और वहाँ पे संश्लेषित भी करती है इनके बॉडीज़ को। तो इस तरह इनका यूजेस है। नेक्स्ट है बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब कह रहे हैं जो ऑक्सीजन है और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके बीच में कैसे बैलेंस है ये इसमें डिफाइन करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर विथ वाटर एंड ब्रेक डाउन दीज मॉलिक्यूल्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। तो क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वाटर के साथ में, और क्या करते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे अणुओं में उनको तोड़ते हैं और फिर क्या होता है, फिर ये रिलीज़ करते हैं, क्या मतलब निकालते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन ये छोड़ देते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स उनकी जो पत्तियां होती हैं, जो फल होते हैं उनमें प्रेजेंस रहता है। ऑक्सीजन हम लोग अपने जानते ही हम लोग उसको टेक करते हैं। तो इस तरह बैलेंस किया जाता है। ऑक्सीजन फ्रॉम लैंड विच एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। ऑक्सीजन क्या होता है, जब हम एटमॉस्फेयर जब धरती से हम कहीं बाहर निकल जाते हैं, मतलब किसी और मतलब ये है कहने का मतलब अगर जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम जैसे कई ज़्यादा ऊंचाई पर अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं तभी हमको ऑक्सीजन मिल सकता है, जो कि एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये खास कर है। तो ऑक्सीजन इसी तरह इनका यूज़ होता है इन लोगों में। और जैसे ही हम अपने एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हैं, मतलब अपने धरती से हम ज़्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती है, तो उनको सिलेंडर का यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह इसमें कहा गया है, हम अपनी तरफ से एग्जांपल बता रहे हैं कि ऐसा होता है। Hence, respiration, combustion and photosynthesis is the process which maintain a balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. तो इसी तरह जो होता है रिस्पायरेशन, मतलब गैसेस का जो बैलेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है, इसमें क्या क्या होता है, रिस्पायरेशन है मतलब श्वसन है, कम्बशन है, ईंधन होता है, फोटोसिंथेसिस ऐसा भी प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ये पूरी तरह से बैलेंस किए हैं।
नेचर को पूरी तरह से बैलेंस किए हैं। नेक्स्ट है एयर आल्सो डिस्पर्स सीड एंड फ्रूट्स। जो हवा होती है वो सीड्स मतलब जो बीज होता है और फ्रूट होता है उनको फैलाती है। जैसे हवा चली तो क्या होता है, कुछ जो बीज होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं, बहुत तेज़ी है जब हवा चलने लगती है, या फ्रूट्स होते हैं जो फल होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है। एयर आल्सो ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर एंड हेल्प्स इन पोलिनेशन। एयर क्या करती है कि जो अनाज होते हैं, जो ग्रेन्स हो यानी अनाज होते हैं, इनके पराग को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक भेजती है। जैसे हवा चली तो उसके कुछ जो फूल होते हैं, जो बीज होते हैं, पराग वही कहेंगे, फूल या बीज होते हैं, तो एक जगह से दूसरी तक, एक फूल से दूसरे फूल को ये ट्रांसफ़र करती है और उनको बनाने में पूरी तरह से हेल्प करती है। विंड हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ पॉल्यूंट इन एयर। और हवा क्या करती है, जो प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूंट इन एयर, हमारे जो हवा में जो मौजूद जो पोल्यूशन रहता है या कुछ चीज़ें हानिकारक चीज़ें रहती हैं तो उनको भी फैलाती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जो ये डिस्पर्स करती है, फैलाती रहती है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी पहुंच जाती है, जैसे वायरल फीवर वगैरह हो गया। तो इस तरह से हमें भी ये क्या करती हैं, हार्मफुल करती हैं हवा। व्हेन स्मोक इज़ रिलीज्ड बाय द tall chimney of factories, it gets easily dispersed over a large area by the wind। तो जब क्या होता है, जब बहुत बड़ी जैसे कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, तो वहाँ की चिमनी से बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है और फिर क्या होता है कि यहाँ इस एरिया से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है जो कि हवा में जाके मिल जाता है और पूरी तरह से फैलता हुआ चला जाता है। हाई स्पीड विंड्स आर रिजल्ट ऑफ स्टॉर्म, गेल्स, हरिकेन्स विच आर हार्मफुल। तो जैसे ही इसमें कह रहे हैं कि जब बहुत तेज़ी में हवा चलती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जैसे बहुत तूफ़ान चला, गेल्स क्या होती है, आंधी होती है, हरिकेन्स जैसे तूफ़ान, चक्रवात, ये सब जब बहुत तेज़ी में हवा चलने लगती है तो ये हमारे लिए नुकसान करती हैं। जब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जब ये फैक्ट्री वगैरह का जो धुआं होता है जो हमारे पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है, पर्यावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ होने लगती हैं सांस से रिलेटेड। हमारे ये कहते हैं कि इनहेलेशन जो होता है, ठीक है, हमारे ऑक्सीजन के थ्रू जो हम लोग सांस लेते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। तो इसमें इसी तरह इसको डिफ़ाइन किया गया, इसका जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है। तो इसमें अभी ये बता रहे थे, तो जो हाई स्पीड से जो चलती हैं हवाएं, तो उसके कारण भी बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। दे कैन अपरूट ट्रीज़ एंड डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। तो बहुत जब तेज़ी में हवा चलती है, जैसे आंधी वगैरह कभी कभी आ जाती है, गर्मियों में ज़्यादा आती है, तो इससे क्या होता है कि कभी कभी किसी का घर भी गिर जाता है ना। तो ऐसे ही पेड़ होते हैं वो जड़ से पूरी तरह से उखड़ जाते हैं, किसी की पूरी तरह से जो प्रॉपर्टी होती है या घर वर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह इसका नुकसान भी है। दे स्प्रेड वाइल्ड फायर वेरी फास्ट एंड बिकम्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम। और इसी तरह क्या होता है, जब बहुत तेज़ी में हवा चल रही है और कहीं आग लग जाती है, और जब हवा बहुत तेज़ी चलेगी तो ये पूरी तरह से उसको कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो पूरे जंगल को ये बर्बाद कर देती है, पूरा जंगल जल जाता है और इससे बहुत नुकसान भी होता है। तो इस तरह बताया गया है इसमें। स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज सम प्लांट्स लिव टू हैव एज विद टीथ लाइक दैट ऑफ सॉ। तो जो बहुत ही तेज़ में हवा जैसे चलती है तो उसके कारण जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स के पत्तियाँ होती हैं, पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, उनके किनारे होते हैं, एड्ज जो क्या होता है, किनारा होता है, तो किनारों जो होता है उनका कैसे दिखने लगता है, वो
दांत के साइज़ का, तीत के आकार का दिखने लगता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं फट जाती हैं, एक हिसाब से इसको कह सकते हैं फटने लगती हैं, तो उसका जो शेप हो जाता है वो तीत के जैसा दिखने लगता है। सम ट्रीज डेवलप ब्रांचेस एंड लीव्स ऑन वन साइड, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जिससे उनकी शाखाओं से, उनकी पत्तियों से क्या होता है कि दूसरे पौधे निकलने लगते हैं और दूसरे पौधे भी निकलते हैं। और सेकंड थिंग ये भी है कि उसमें ये भी होता है कि कुछ पौधे वो होते हैं और कुछ क्या होता है कि कभी बहुत तेज़ी में हवा चलती है तो टूट के गिर जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड फैक्ट ये है। और फर्स्ट फैक्ट ये भी था कि उससे कई सारे पेड़ भी होते हैं तो उनकी शाखाओं से, उनकी पत्तियों से दूसरे पौधे निकलने लगते हैं, तो ये था इसमें। इन कोस्टल एरिया प्लांट्स हैव dissected leaves like giant feathers due to strong winds, which can be seen in plum trees and coconut trees। जो तटीय होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, जो समुद्र के पास वाले जो प्लांट्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो इनके पत्ते होते हैं, जो इनकी लीव्स होती हैं, तो बहुत बड़े होते हैं। जैसे खजूर का पेड़ है या कोकोनट का पेड़ है, तो इनकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं। तो जब बहुत तेज़ी में हवा चलती है तो इनकी पत्तियां क्या होती हैं, डिसेक्टेड हो जाती हैं, मतलब विभाजित हो जाती हैं, फट जाती हैं। इसको इस तरह कह सकते हैं। आप इसे फिगर में देख सकते हैं कि ये जो पैम ट्री है, ये इसकी पत्तियां अलग अलग हो गई हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जब हवा चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है, तो इसके कारण होता है। Winds are harmful in another way too. They transfer harmful fungi, bacteria and pollutant from one place to another। और इस तरह जो विंड होती है वो कई तरीके से एक दूसरे के ऊपर भी बहुत ही नुकसानदायक ये करती हैं, मतलब नुकसान बहुत पहुंचाती हैं। दे ट्रांसपोर्ट, ये कह रहे हैं कि ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो नुकसानदायक जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होता है, वायरस होता है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक ये फैला देते हैं। अभी जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस है, तो क्यों इसको प्रोटेक्ट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एयर में ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट है, हवा में, मतलब सांस के जरिए ही फैल रहा है या छूने से, या हम कहीं भी किसी के साथ में अगर हैंड शेक करते हैं तभी फैल रहा है। तो इसी तरह इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है अपने आप को, कि यहाँ पे वायरस, फंगी, बैक्टीरिया कुछ भी हो सकते हैं जो हमारे बॉडी में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विंड का ही एक इफ़ेक्ट है जो किसके ऊपर, किसके थ्रू फैल रहा है, इसके विंड के थ्रू ही हमारे तक फैल रहा है। नेक्स्ट है इसमें, दे आल्सो कैरी स्मोक कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्री चिमनीज एट्सेट्रा, इट कॉज ए हेज इन द एयर। तो इसके कारण जो होता है, कभी कभी चिमनियों से बहुत हानिकारक जो धुआं निकलता है, तो ये धुआं निकलता है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारा नुकसान होता है। और इसके कारण जो हवा होती है वो बहुत ही धुंधली हो जाती है। जैसे होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग दिवाली में पटाखे वगैरह जलाते हैं, तो क्या होता है, पूरी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, आसपास की चीज़ें पर धुंधली दिखाई देने लगती हैं। तो क्या है ये सब क्या है, ये सब बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इसका कम से कम यूज़ इसका करना चाहिए, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को जो नुकसान पहुंचा रही है उस चीज़ों को हमें कम यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण डिजीज़ भी नहीं हो पाएंगे। अगर हम कम यूज़ करेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी और हम लोग बचे भी रहेंगे और हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत क्लीन रहेगा, जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह इसमें बताया गया है। सॉइल मिट्टी। अब नेक्स्ट फैक्टर जो लास्ट 5 फैक्टर है आपका है, इसमें एक है सॉइल, जो मिट्टी होती है। ये क्या है, मिट्टी तो सभी लोग जानते हैं, जो हमारे अर्थ पे पाई जाती है। सॉइल इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट ऑन विच वी लिव। तो इसमें कह रहे हैं जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, जिस पर हम लोग जीवित हैं, तो ये अर्थ की जो पहला पार्ट होता है, बाहरी परत होती है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं,
तो ये पहली परत होती है जिस पे सभी जीव जंतु इंसान सभी लोग जीवित हैं। Soil is formed from rocks. The process by which rocks are broken down by environment is called weathering. तो सॉइल किस तरह बनती है? ये चट्टानों से बनती है। और जब ये क्या होता है, जब चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूटता है, जितने भी चट्टान होती है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे टुकड़ों में ये जब टूटने लगता है तो इसको वेदरिंग बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरी तरह से मिट्टी का रूप ले लेते हैं। वेदरिंग क्या, इसी तरह जैसे होता है कि नेचुरल, ये कहते हैं कि नेचुरल फोर्स होता है हमारे इन्वायरमेंट में, कभी कभी नेचुरल फोर्स होता है। तो कभी कभी ये होता है कि पत्थर खिसक गए हैं, है ना, बारिश के मौसम में ऐसा सुनाई देता है, बाढ़ आ गई है, तो ये सब नेचुरल फोर्स होता है। तो इसी के कारण कहीं कहीं की जो मिट्टियाँ रहती हैं वो चली जाती हैं, इसी तरह बनने लगती हैं। नेचुरल फोर्स के कारण ही मिट्टी का निर्माण होता है, इसका मतलब ये है। वेदरिंग हेल्प्स टू प्रोड्यूस सॉइल। तो वेदरिंग अभी बताया गया जो नेचुरल फोर्स है, बाढ़ आ गई, पत्थर खिसक गया, भूस्खलन हो गया, ठीक है, ज्वालामुखी फट गया, तो ये सब वेदरिंग है, अपक्षय है। तो इसी के कारण प्रोड्यूस होता है, मतलब मिट्टी का निर्माण होता है। और ये सहायक करती हैं, मतलब निर्माण करने में, बनाने में मिट्टी को इनकी हेल्प रहती है। ए फर्टाइल सॉइल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। एक जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें कई सारे घटक रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं उसके, तो इसमें पढ़ेंगे। अब एक इसमें डू यू नो में क्या आप जानते हैं, आप इस बॉक्स में देख रहे होंगे। डू यू नो वर्ड सॉइल हैज़ कम फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलून। एक जो सॉइल है, मिट्टी, इसका नाम कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया है, सलून से लिया गया है। फिर हम बैक आते हैं अपने टॉपिक पर। सॉइल पार्टिकल, मिट्टी के कण। लार्ज पार्टिकल इन द सॉइल आर कॉल्ड ग्रेवल। और जो मिट्टी के बहुत बड़े पार्टिकल होते हैं, बहुत बड़े कण होते हैं, उनको ग्रेवल कहा जाता है, उनको कंकड़ कहा जाता है। स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन आर कॉल्ड स्लिट। और जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उनको स्लिट कहा जाता है, संकरी जिसको कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है सॉइल विथ स्मॉलर पार्टिकल इज कॉल्ड सैंड। और जो बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको बालू कहा जाता है। सॉइल विथ स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड क्ले। और जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही पार्टिकल होते हैं, बहुत साइज में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, उनको मिट्टी कहा जाता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। टॉप सॉइल इज मेड ऑफ स्मॉल रॉक। तो इसमें कह रहे हैं जो सॉइल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको टॉप सॉइल कहा जाता है। टॉप सॉइल ये किससे बनती है? ये छोटे छोटे रॉक्स से, मतलब पत्थर से, चट्टान से बनती है। अब ये अगर इस नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कैसे होता है। तो इसका एग्जांपल जैसे बता दिया गया कि स्मॉल रॉक जब नेचुरल फोर्स होता है तो जब ये टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तभी इनका निर्माण होता है। सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अदर कंपोनेंट्स। और सॉइल क्या होता है, इसके अदर्स भी कंपोनेंट्स हैं, इनको छोड़ के कुछ भी और इसके घटक हैं जो कि इसमें रहते हैं। क्या है सॉइल में और क्या क्या चीज़ें रहती हैं? एयर एंड वाटर, इसमें हवा और पानी दोनों होता है। ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और ह्यूमस मीन्स होता है जो खाद बनती है। नेक्स्ट है सॉइल ऑर्गेनिज्म, और जो इसमें जीव रहते हैं, जो छोटे छोटे मिट्टी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, तो इसमें ये बताया गया है। लेट्स अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट सॉइल हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल। एक एक्टिविटीज़ दी गई है तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सी ग्रेवल है, कौन सी स्लिट है, कौन सी सैंड है, कौन सी क्ले है। तो हमने इसमें क्या किया, इसमें एक्टिविटी बताई गई है कि एक कंटेनर है, उसमें 3/4 पानी भर दिया गया और उसमें 1/3 मिट्टी डाला गया। तो क्या होता है, फिर इसको 2 मिनट तक सेक करते हैं, इसको हिलाते रहते हैं और उसका छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स के 3 लेयर बनते हैं।
3 लेयर बनेंगे तो जो सबसे निचला वाला भारी रहता है, जिसमें कंकड़ पत्थर रहता है, वो सबसे नीचे बैठ जाता है। फिर उसके ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, बालू हो जाता है। नेक्स्ट लेयर क्या आती है, बालू आती है। और जो सबसे पहली ऊपरी लेयर आती है वो मिट्टी की आती है। तो इस तरह इसको हम लोग इसमें शो कराए कि क्या इस कैसे इसको डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट है organic matter can get dissolved in the soil moisture to form solution. Plants suck up this solution through their roots and use it in making their food. जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब कार्बनिक पदार्थ होता है, ये सॉइल में जो मिट्टी की जो नमी होती है, जैसे सॉइल का सोल्यूशन है, मिट्टी का जो घोल है, तो उससे क्या होता है, ये नमी उसमें मिलती है, मिट्टी के अंदर चली जाती है और इसमें ये डिज़ोल्व हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है पूरी तरह से मिट्टी में घुल जाता है। और जो प्लांट्स होते हैं फिर इस सॉल्यूशन से, इस घोल से क्या करते हैं, इससे अपनी जड़ों में और अपनी जड़ों के ज़रिए ये भोजन पहुंचाते हैं। मतलब इनके जड़ों के ज़रिए ये पूरे अपने पार्ट्स में, जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, वहाँ तक अपना भोजन पहुँचाते हैं। इसी तरह अपना भोजन ये बनाना शुरू करते हैं, पहुँचाते भी हैं, बनाना भी शुरू करते हैं। सॉइल प्रोवाइड्स ए शेल्टर फॉर ऑल लैंड्स ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, बैक्टीरिया, इंसेक्ट एक्सेट्रा लिव इनसाइड इट व्हेन इट्स रेन। सॉइल प्रोवाइड करता है सभी जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं जो कि धरती पे है, लैंड ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पे जीव हैं, तो इनको आश्रय प्रदान करता है। जो मिट्टी है आश्रय प्रदान करती है। सम प्लांट्स जैसे सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जीव जंतु हैं, जैसे जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो ये अर्थवॉर्म है, बैक्टीरिया है, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि पृथ्वी के अंदर कह रहे हैं, उसमें मिट्टी के अंदर ये पाए जाते हैं। और जब बरसात होती है तो ये निकलने लगते हैं। तो इस तरह इनको बताया गया है। तो ये 5 मेजर फैक्टर था जो कि पूरे तरह से आपको क्लियर कर दिया गया है। अगर 5 मेजर फैक्टर में आपको जो भी नहीं समझ में आएगा तो हमें बताइएगा। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, तो ये और थोड़ा सा आपको पहले बताया गया है कि ये तो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको हम पार्ट वाइज में आपको प्रोवाइड करेंगे। कल ही हमने आपको बताया था। तो इतना आप लोग पढ़िए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आपको कोई भी वर्ड की मीनिंग नहीं आती है तो आप उसे अंडरलाइन करके आप उसको सर्च करिए या लिखते रहिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और रीड करिए। तो थैंक्स टू एवरीवन।